हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका फतेह सीरीज का डे 52 होगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो क्वेश्चन आपको सफलता दिलाएंगे वो क्वेश्चन यही है। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से करें, इनकी प्रैक्टिस भी आप करते रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पूंजी खाता किस दशा में खोला जाता है? कैपिटल अकाउंट इज ओपन इन द केस मर्जन विलय में, साझेदारी व्यवसाय में, व्यवसायिक क्रम में, या ट्रेडिंग व्यापार में। तो देखिए, जो कैपिटल अकाउंट अलग से खोला जाता है सभी पार्टनर्स के लिए खोला जाता है, और यहाँ पर पार्टनरशिप के रेफरेंस में ही ये बात कर रहा है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका बी, पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन रेफर टू द टेकिंग इनटू अकाउंट। रूढ़िवादिता की अवधारणा किसको ध्यान में रखती है? देखिए, ये ओनली कैश प्रॉफिट को, ओनली प्रॉफिट रियलाइज को, या प्रॉफिट रियलाइज एंड ऑल पॉसिबल लॉसेस को। तो देखिए, ये जो देखिए ये केवल ओनली ये जो देखती है सभी को। एक ऑप्शन ये भी है कि आपका सभी। तो देखिए, सभी ऑप्शन यहाँ पर होगा। रूढ़िवादिता, या इसको कंजर्वेटिज्म कह देते हैं, या इसको प्रूडेंस भी कह देते हैं। तो अगर इसकी बात करें, ये है क्या? ये है कि ये केवल प्रॉफिट अगर रियलाइज हुआ हो उसको ध्यान रखना है। ये कहती है कि एंटिसिपेटेड करना है आपको जितने भी पॉसिबल लॉसेज होते हैं उनके लिए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए आपको प्रोविजन नहीं करना है। प्रॉफिट के लिए प्रोविजन नहीं करना फ्यूचर के, लेकिन जितने भी पॉसिबल लॉस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए आपको प्रोविजन करना है। ये कहती है रूढ़िवादिता, मतलब प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। तो ऑप्शन क्या होगा सही आपका? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदार फर्म में निम्नलिखित में से किसकी सहमति से नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है? तो ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान में सभी साझेदारों की सहमति से, या एनी ऑफ द पार्टनर, फर्म में किसी भी पार्टनर के, किसी भी साझेदार की स्वीकृति से दिया जा सकता है किसी को भी एडमिशन, या मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, या बहुमत के आधार पर, मतलब ज्यादा पार्टनर्स होने चाहिए सहमति, या टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स। तो ऐसा नहीं है, सही आंसर होगा आपका फर्स्ट। सभी पार्टनर एग्री हैं तो ही आप किसी पार्टनर को शामिल कर सकते हैं, अन्यथा पार्टनर शामिल नहीं किया जा सकता है। पार्टनर बाय स्टॉपल इज गत्यरोधक साझेदार कौन होता है? पार्टनर विद द लिमिटेड पावर, जिसकी पावर लिमिटेड होती है, या नॉमिनल पार्टनर होता है, या स्लीपिंग पार्टनर होता है, या आपका पार्टनर अंडर स्पेशल सिचुएशन, या किसी विशेष परिस्थिति में साझेदार होता है। कि ये एक विशेष परिस्थिति में साझेदार होता है। स्टॉपल, स्टॉपल में क्या होता है? स्टॉपल स्टॉपल में होता है कि एक ऐसा, ये नॉमिनल का ही पार्ट है। नॉमिनल बाय स्टॉपल, नॉमिनल बाय होल्डिंग। स्टॉपल में ये है कि ये अपने काम से, अपने व्यवहार से ऐसा दिखाता है कि मैं पार्टनर हूँ लेकिन रियल में ये पार्टनर नहीं होता है। तो ये विशेष परिस्थिति में बनाया जा सकता है। जैसे ए और बी पार्टनर्स हैं, और वो मिस्टर एक्स वो जाते हैं बैंक में लोन लेने के लिए। साथ में कौन होता है? एक सी भी होता है जो कि पार्टनर नहीं है, लेकिन वो बैंक मैनेजर से ऐसे बात करता है जैसे वो भी पार्टनर हो। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक उसको पार्टनर समझता है। तो ये जो होगा, ये कहता है कि लोन दे दीजिए, फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, मैं भी इसके इनके साथ ही रहता हूँ। ठीक है, अपने बातों से, अपने व्यवहार से ऐसा महसूस कर देता है जैसे वो पार्टनर हो, तो इसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपर। विशेष परिस्थिति में ही इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदार फर्म अवैध होती है, एक पार्टनरशिप अवैध हो सकती है। पार्टनरशिप कब कब अवैध हो सकती है? तो पार्टनरशिप आपकी अवैध हो सकती है एनी ऑफ द पार्टनर इज एनिमी कंट्री, यदि कोई भी एक साझेदार शत्रु देश का हो, या वह असीमित समय के लिए स्थापित की गई हो, या उसमें सात साझेदार हो, या उसका निबंध साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन साझेदारी के अधीन हुआ है तो वो अवैध नहीं होगी, वैध होगी। अगर उसके 7 सदस्य हैं तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 होते हैं, और 100 हो सकते हैं अगर केंद्र सरकार चाहे। ये रूल 10 बताता है। ये बताता है, कंपनीज एक्ट 2014 का रूल 10 कहता है कि 100 भी हो सकते हैं यदि केंद्र सरकार चाहे, लेकिन फिलहाल कितने हैं? 50।
तो ये कह रहे हैं कि अगर 7 साझेदार हैं तो वो पार्टनरशिप तो वैलिड होगी, क्योंकि 2 से 7 के बीच में ही, 2 से 50 के बीच में ही पार्टनर्स आ रहे हैं। तो ये भी बात सही है यहाँ पर। एस्टेब्लिश्ड ऑफ अनलिमिटेड पीरियड, जो अनलिमिटेड पीरियड के लिए बनी है वो भी आपकी पार्टनरशिप होगी, लेकिन अगर कोई शत्रु देश का पार्टनर है तो आपकी पार्टनरशिप अवैध हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से है जिन्हें, राइट शेयर मीन्स क्या होता है, कौन से होते हैं राइट शेयर? इशू टू द एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो विद्यमान अंशधारी हैं उनको जारी किए जाते हैं, वो शेयर होते हैं। या कंपनी संचालकों को निर्गमित किए जाते हैं, वो होते हैं। या कंपनी के विक्रेताओं को निर्गमित किए जाते हैं, वो होते हैं। या कंपनी के जो प्रवर्तक हैं, मतलब प्रमोटर्स हैं, उनको इशू किए जाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, जो इशू किए जाते हैं वर्तमान शेयर होल्डर को। देखिए, कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है और वो अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा करी है कंपनी, प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा रही है और उसको शेयर इशू करने हैं, तो पहले वो शेयर किसको अधिकार देती है? उनको अधिकार देती है जो पहले से ही पार्टनर उसके शेयर होल्डर हैं, अंशधारी हैं। उनसे कहती है क्या आप शेयर खरीदना चाहते हैं? अगर वो शेयर खरीदने से मना कर देते हैं, लेने से मना कर देते हैं, तब कंपनी किसी और को इश्यू करेगी। तो उनके इस राइट को अंशधारियों के इस राइट को राइट शेयर कहते हैं। मतलब जो उनको राइट मिला हुआ है शेयर खरीदने का, पहले उनको ही पूछी जाएगी कंपनी अगर शेयर इशू करती है, तो इसको राइट शेयर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अमाउंट कह रहे हैं एक आ शेयर ऑफ 10 पर वैल्यू इज सोल्ड एट 12, एक शेयर आपका था तो 10 का और बेचा जा रहा है 12 में, देन अमाउंट ऑफ 2 रुपीज कंसिडर्ड एज, तो इस फालतू के जो ये 2 रुपए हैं इसको क्या कहा जाएगा? इसको प्रीमियम कहा जाता है। डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं किए जाते हैं स्वेट शेयर को छोड़कर, और आपके डिबेंचर इशू डिस्काउंट पर किए जाते हैं, तो इसको बोलेंगे प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है, तो जो शेयर होल्डर है पब्लिक कंपनी में लाइबिलिटी जो होती है शेयर होल्डर की वो कैसी होती है? तो उसको कह रहे हैं लाइबिलिटी जो शेयर होल्डर की होती है वो लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है? जो उन्होंने पेड अप वैल्यू पेड की है उसके लिए, जो फेस वैल्यू है शेयर की उसकी, या मार्केट वैल्यू क्या है उनके शेयर की उसकी। मतलब जो उनके शेयर है, अगर 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए तक उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, या उनकी फेस वैल्यू के बराबर होगी। तो किसके बराबर होती है? देखिए, ये बराबर होती है आपके अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ कंपनी। कंपनी का शेयर कितने का है? 100 का। बेशक उन्होंने शेयर होल्डर ने बेशक इसको 110 में खरीदा हो, लेकिन फिर भी शेयर कितने का है? 100 रुपए का है, तो उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो 100 रुपए तक होगी। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है, कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी आपके इस 100 रुपए को ही नहीं देगी, इसको ही यूज कर सकते। ये नहीं कि आपकी घर की जो पर्सनल एसेट है उसको भी यूज करेगी, उसको यूज नहीं कर सकती है फर्म के ऋणों के लिए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिगोपन कमीशन निम्नलिखित में से किस आधार पर देय होता है? जो अंडरराइटर कमीशन है वो पेबल होता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस? ऑन द इशू ऑफ प्राइस शेयर, या फेस वैल्यू ऑफ शेयर, या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, या कॉल मनी रिसीव्ड ऑन द शेयर। देखिए, अंडरराइटर कमीशन क्या होता है? अंडरराइटर्स कौन होते हैं पहले ये सुनिए। अंडरराइटर्स वो पर्सन या वो आपका बॉडी होती है जो गारंटी देती है कंपनी को मैं आपके शेयर इशू करा दूंगी, और इसके बदले में वो कमीशन लेते हैं, जिसको बोलते हैं अंडरराइटर कमीशन। तो उसी कमीशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये किसके बेस पर दिया जाता है? फेस वैल्यू पर, जितने के शेयर होंगे उतने का। जैसे 100 रुपए का एक शेयर है और शेयर टोटल है, शेयर आपके 200 हैं, तो 200 शेयर कितने के हो गए? आपके 20,000 के। तो 20,000 रुपए पर उनको कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, किसको? अंडरराइटर को। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए और बी दो दिए हुए हैं, स्टेटमेंट एक है, स्टेटमेंट बी है, दोनों को समझते हैं। स्टेटमेंट ए में क्या कह रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनर्स ने नहीं किया है अपने बीच में, तो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? क्या कैपिटल रेशो में बांटते हैं? नहीं, प्रॉफिट इक्वली बांटा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल प्रोवाइड बाय द पार्टनर्स इज प्रोवाइडेड
6% पर एनम साझेदार द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त पूंजी पर। अगर एडिशनल प्रॉफिट, जैसे पार्टनर्स ने शुरू में कैपिटल, दो पार्टनर है ए और बी, इन्होंने कैपिटल लगा दी 1 अप्रैल को 1 लाख पहले ने और 2 लाख दूसरे ने। 1 अक्टूबर को 6 महीने को इन्होंने क्या किया, 6 महीने बाद और कैपिटल लगा दी, 5,000 इसने लगा दी, 50,000 इसने लगा दी और 1 लाख कैपिटल इसने लगा दी। तो इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो इस एडिशनल कैपिटल पर कह रहे हैं कि साझेदारी द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त पूंजी पर 6 प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर साझेदारी संलेख है तो जितना साझेदारी में लिखा हुआ है उससे करेंगे, और अगर साझेदारी नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, आईओसी नहीं दिया जाता है कैपिटल पर। तो दोनों ही ऑप्शन गलत है। अब आप उस ऑप्शन को देख लीजिए जिसमें कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, नहीं। बोथ ए एंड स्टेटमेंट ए इज करेक्ट और बी इज इनकरेक्ट, नो। स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, नो। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन ए, असर्शन देखते हैं। इंक्रीज द इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, डेबिट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। देखिए, जब कोई फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, पुनर्निर्माण कब होता है पार्टनरशिप का, वो होता है जब या तो पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर लेते हैं, या नया पार्टनर का एडमिशन होता है, या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, फर्म का पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो इस समय पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स इस समय बनाते हैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वो देखते हैं उस अकाउंट में कि जितने भी लॉसेज हो रहे हैं एसेट को कम होने से, तो उसको डेबिट साइड में लिख देते हैं, और जितने भी प्रॉफिट हो रहे हैं एसेट को बढ़ने से, तो उसको क्रेडिट में लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, और अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो उसको, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा, तो उसको डेबिट में लिखते हैं। और अगर लाइबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट होगा, लाइबिलिटी कम होने से तो उसको क्रेडिट में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ कह रहा है कि अगर आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़गी, तो ये क्या होगा, लॉस होगा पार्टनर्स के लिए। तो इसको कहाँ लिखेंगे, वो डेबिट में लिखेंगे। तो देखो, ये भी यही कह रहा है कि इसको हम डेबिट में लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो सही कह रहा है। तो दूसरा, अब वो देखते हैं, रीजन देखते हैं इसका। रीजन क्या कहता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज लॉस। अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम लॉस मानते हैं। बात सही है, ये भी, ये लॉस होता है। और ये जो बात कर रहा है, ये उसी बारे में बात कर रहा है कि लॉस होता है, इसलिए उसको डेबिट में कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर जो असर्शन और जो भी हैं आपके, दोनों सही हैं। आपका असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। तो रीजन भी सही है और इसका असर्शन भी सही है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, बोथ ए एन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे नीचे दिए गए दो कथन है, एक स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी। तो आपको इनमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कह रहे हैं फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, अगर वैल्यू, एसेट की वैल्यू में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बिल्कुल, अगर डिक्रीज हो रहा है, एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज, तो इसको क्या कहते हैं, तो लॉस हो गया। और जब लॉस हो गया तो इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, कहाँ, डेबिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। और यही है, कह रहे हैं कि डेबिट में दिखाए जाएंगे कब, जब पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा, एडमिशन हो या रिकॉन्स्टिट्यूशन, या आपका और किसी कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, ये दिखाया जाता है डेबिट में ही। तो स्टेटमेंट ए सही है। दूसरा देखते हैं, it is considered important to calculate sacrifice ratio of the old partner at the time of admission of a partner। और कह रहे हैं कि अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो ऐसे टाइम पर सैक्रिफाई रेशियो निकालना जरूरी होता है। सही कह रहे हैं।
त्याग अनुपात की गणना करना महत्वपूर्ण होता है? हाँ, होता है। लेकिन आप ये देखिए, क्या इसने इसके बारे में बताया कि ये जो एसेट कम ज्यादा होती है इसको क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट करते हैं? नहीं। तो दोनों है तो सही, स्टेटमेंट ए और दो बी दोनों सही बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में बात सही की जा रही है। अब आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, कि ओनली ए करेक्ट है या बोथ करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि कह रहे हैं कि डिक्रीज हो जाती है सेट, तो इसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। और ये भी कह रहा है कि डेबिट किया जाता है एडमिशन के टाइम, ठीक है। और पार्टनर्स जब आता है तो ये जरूरी होता है कि सैक्रिफाई रेशो निकाला जाए, ठीक है। कौन कितना सैक्रिफाई कर रहा है, इसी तरह से उसको गुडविल दी जाएगी। तो इसका आंसर अगर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरभ, श्रीन और सोमेश एक फर्म में साझेदार हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, और लाभ हानि साझा करते हैं। सोमेश सेवानिवृत्ति हो रहा है, रिटायर हो जा रहा है, और सौरभ और श्रीन के बीच जो नया अनुपात होगा वो होगा 3:2। तो कह रहे हैं कि इनके बीच अनुपात क्या होगा, मतलब साझेदारी अनुपात 3:2 होगा। दोबारा इंग्लिश में देखते हैं, सौरभ, श्रीन और सोमेश पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 है। सोमेश रिटायर हो जाता है फर्म से, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा सौरभ और सिरेन के बीच में वो होगा 3:2। तो गेनिंग रेशियो पूछ रहे हैं, गेनिंग रेशियो बिटवीन द सौरभ एंड सिरेन। तो इनके बीच में गेनिंग रेशियो क्या होगा, मतलब नया लाभ साझाकरण अनुपात क्या होगा, ये इनको बताना है कि गेनिंग रेशो मतलब लाभ अनुपात क्या होगा, इनको कितना लाभ हो रहा है। तो देखिए किसकी बात करें, यहाँ पर जा रहा कौन है, रिटायर हो रहा है सोमेश। सोमेश कौन सा है, लास्ट वाला, ये सोमेश ये जा रहा है, तो इसका रेशो हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, और नया रेशो क्या है 3:2। पुराना रेशो क्या था इनका, 3:2 था आपस में, और अब भी 3:2 है, ठीक है। तो अब इनको देख लेते, तो देखिए अगर आपको ये देखना गेनिंग रेशो क्या निकालना है, गेनिंग रेशो मतलब आप गेनिंग शेयर देख लीजिए। तो गेनिंग शेयर क्या होगा, गेनिंग शेयर तभी होगा जब नया ज्यादा मिलेगा, तो नए रेशो में से, नए शेयर में से माइनस कर दीजिए ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर। तो नया रेशो क्या है, नया रेशो यहाँ पर है आपका इनका 3/5, ठीक है। पहले का कितना है 3/5, किसका, सौरभ का, और माइनस इसको पहले कितना मिलता था, इसको पहले मिलता था 3/6, ये था इसका पहले 3/6। दोनों का एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, 30 हो गया एलसीएम। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 6, 6 3 जा 18, माइनस 6 से इसे डिवाइड करेंगे 5, 5 3 जा 15। तो इनका क्या आया, इसका शेयर कितना आया 3/30। अब दूसरे का निकाल लेते हैं, किसका, अब निकालते हैं श्रीन का। तो श्रीन को पहले कितना मिलता था 3:2, अब सॉरी नया कितना मिल रहा है श्रीन को, फॉर्मूला यही लगेगा। श्रीन का, किसकी बात हो रही है अब, श्रीन की। तो श्रीन का जो है गेनिंग शेयर देखना है हमें। तो नया कितना मिल रहा है श्रीन को 2/5, माइनस पहले कितना मिलता था श्रीन को, पहले मिलता था 2/6। वही बात है, 30 एलसीएम लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12, माइनस 6 से इसे डिवाइड करेंगे 30 को, 5 5 2 जा 10। क्या आया इसका, यह आया आपका 2/30। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या रेशो आ रहा है इन दोनों के बीच में, 3/30 रेशो 2/30। और ये क्या था, ये इनका शेयर था, यहाँ क्या निकाल दिया हमने, रेशो 30 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3:2। तो इनका गेनिंग रेशो क्या होगा 3:2, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट ए एंड बी, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको देखना है कौन सा सही कौन सा गलत है। कह रहे आफ्टर द मीटिंग द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को पूरा करने के बाद एग्जिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, प्राइज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस व्हेन पेड आर क्रेडिट टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है when paid or credit to the realization account at the time of dissolution, तो डिसोल्यूशन अकाउंट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब बात सुन लीजिए क्या करें, देखिए आफ्टर मीटिंग लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को पूरा करने के बाद जितना भी अगर वर्कमैन कंपनसेशन होता है रिजर्व, तो वो कहाँ पर चला जाता है,
वो आपका ट्रांसफर हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। बात तो मतलब मतलब जब लाइबिलिटी पेड की जाती है, तो लाइबिलिटी पेड जो की जाती है अगर वर्कमन कंपनसेशन के प्रति लाइबिलिटी है, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी पेड कहाँ से की जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट से, और बाकी बचा जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन फर्स्ट है वो गलत है। ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट जो है, यहाँ इसमें जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, और ये क्या कह रहा है, उसको एक्सपेंस को क्रेडिट साइड क्रेडिट कर देते हैं, तो क्रेडिट नहीं डेबिट होते हैं, इसलिए दोनों ही बातें ये गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्सन देखते हैं। एसपीआर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, कैन बी, जिसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहते हैं, यूटिलाइज्ड फॉर द मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इसको जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें इसको यूज किया जा सकता है, नहीं, वर्किंग कैपिटल में इसका यूज नहीं होता है। कुछ ही कंडीशंस हैं जहां इसका यूज होता है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को यूज करने के लिए होता है, या डिवेंचर पर आपने लॉस हुआ है उसको इसमें रिटर्न ऑफ कर लेते हैं, तो इसका यूज कहाँ, वर्किंग कैपिटल में नहीं होता है। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी applied only for the purpose of mention on section 52(2) कंपनीज एक्ट 2013। इसका यूज कहाँ होना है वो केवल बताया गया है 52 में, तो इसलिए यहाँ पर यूज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ए गलत है लेकिन बी आपका सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन सही होगा आपका बोथ, एक करेक्ट, दोनों करेक्ट नहीं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में इसका यूज, देखिए सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये कह रहे हैं नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया जाता है, इसका मतलब ये सही कह रहे हैं। कह रहे हैं वर्क जो सिक्योरिटी प्रीमियम है इसका यूज कहाँ नहीं करते, वर्किंग कैपिटल में नहीं करते, तो ये सही कह रहे हैं, हाँ नहीं करते। कहाँ करते हैं, जहां सेक्शन 52, सेक्शन है, ये सेक्शन 52 ऑफ पार्टनर कंपनीज एक्ट 2013 बताता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 की जो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 है वो बताता है कि एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज आपको करना कहाँ है। तो दोनों बातें सही हैं, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is the statement is incorrect with the respect to डिवेंचर। डिवेंचर के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कह रहे हैं डिवेंचर कैन बी इशूड फॉर कैश, डिवेंचर नगद जारी किए जा सकते हैं, हाँ किए जा सकते हैं। डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, किए जा सकते हैं डिस्काउंट पर भी। डिवेंचर कैन बी इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, किए जा सकते हैं। डिवेंचर कैन बी इशूड एट प्रीमियम, और प्रीमियम पर भी डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं। कौन सा कथन गलत है, डिवेंचर कैन बी इशूड फॉर कैश, हाँ नगद में, कैश। डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ये गलत है, कह रहे हैं डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते, ये इसको गलत कह रहे हैं, डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं डिस्काउंट पर, और ये कह रहे हैं नहीं किए जा सकते, तो इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं। ऑप्शन आपका बी सही होगा, और यही पूछा था कि गलत कौन सा है। ठीक है, बाकी सभी चीजें सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आपको स्टेटमेंट ए और बी दिया हुआ है, दोनों को पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहे हैं कि करंट लाइबिलिटी आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेशन साइकिल और विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। सही कह रहे हैं कि जो नॉर्मल साइकिल होता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है, उसमें करंट लाइबिलिटी का निपटारा हो जाता है, और अगर नॉर्मल साइकिल नहीं दिया हुआ तो 12 महीने का मान लेते हैं, बात सही कह रहे हैं। दूसरा, ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ द कैश और क्रेडिट लिमिट ऑफ द बैंक आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। देखिए, अगर आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया है, मतलब जितना पैसा जमा था उससे ज्यादा निकाल लिया, तो उसको आप कैश क्रेडिट कहेंगे, या मतलब जो आपने कैश क्रेडिट किया है तो उसको क्लासिफाइड करते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग में। तो ये बात सही है, इसको हम शॉर्ट टर्म बोरोविंग में इसको इंक्लूड करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो अब आपका ऑप्शन, ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन देख लीजिए। तो कह रहे हैं बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसरसन और साथ में रीजन,
एसेशन और रीजन दिया हुआ है। एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द considered useful for top management. Analysis of financial statement with considered useful of top management, वित्तीय विवरण का विश्लेषण शीर्ष प्रबंध के लिए उपयोगी माना जाता है। बात सही है। वे इसका टूल अपने टूल में, एनालिसिस टूल में इसका यूज करते हैं। किसका? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर्ड यूजफुल टू, क्यों? क्योंकि वे एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। बात सही है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रिपेयरिंग बजट। बजट बनाने में, डिसीजन मेकिंग में इसका यूज होता है, तो ये भी सही है। तो एसर्शन भी आपका सही है और रीजन भी आपका सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? बोथ सही है, बोथ सही है। ठीक है, बोथ सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो आर द calculated to determine the ability of the business to service its debt in the long run। तो कौन सा रेशो है जो आपकी क्या बताता है? अनुपात की गणना व्यवसाय की दीर्घ अवधि में आने अपने ऋणों को चुकाने की क्षमता बताती है। लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में आप अपने डेप्ट को वापस कर सकते हैं या नहीं, आपका बिजनेस कितना समर्थ है उनको वापस करने में, वो डिपेंड करता है आपके सोलवेंसी रेशो पर। ठीक है, सोलवेंसी मतलब शोधन क्षमता पर। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निवेश एक निवेश आदमी पर नगद समतुल्य, इंग्लिश में देख लें, एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्वल इक्वलेंट ओनली व्हेन इट हैड द शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी से। देखिए, जो आपने एक इन्वेस्टमेंट है नॉर्मली, उसको हम किस में मानते हैं? उसको हम कैश और कैश इक्विवेलेंट में ले लेते हैं। कब? कब? जब वह 3 महीने या उससे अधिक का हो, या 6 महीने या कम का हो, या 1 वर्ष से अधिक का हो, या 3 महीने या उससे कम का हो। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसकी अवधि 3 महीने के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप उसको कहाँ ले लेते हैं? आप उसको कैश इक्विवेलेंट ले लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, आपका बीच में कोई बकवास, कोई फालतू बातें नहीं थी, आपका समय भी बचाया है और आपको काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए हैं जो आयोग बार बार पूछता रहता है इन क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।